Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students, and welcome to the lecture recording of ODL Professional Practices in Software Development Fall 2020. जैसा कि आप शेयर्ड बुक में देख सकते हैं, आपकी टेक्स्ट बुक में, कि आज हमने कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट्स के चैप्टर को टच करना है. So this is a very important topic, like all others we are studying in the course. तो कोर्स बड़े अच्छे तरीके से प्रोग्रेस हो रहा है और अब हम जो प्रोफेशनल एथिक्स से थोड़ा सा आगे जा रहे हैं एथिक्स और किसी हद तक लीगल बाउंड्रीज को भी हम फॉर्मल क्लासेस के अंदर टच करते रहे. तो आज जो हमारा फोकस होगा वो है कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर. हम थोड़ा सा कोर्स आउटलाइन को भी देख लेते हैं. लेट मी शेयर इट विद यू सो दैट आपको आइडिया हो जाए कि व्हाट वी आर डूइंग. सो लेट मी शेयर. इफ आई होप कि आपके साथ इस वक्त जो कोर्स आउटलाइन है वो शेयर्ड है और आप देख सकते हैं कि हमने इस कोर्स को, ओके जी, सम स्टूडेंट हैव टेक्स्ट मी, लेट मी चेक. ओके जी, तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स कि हमने लास्ट वीक में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स इस टॉपिक को टच किया था और हमने इसको सारा बेस के चैप्टर 4 से वी हैव कवर्ड दीज 3 टॉपिक्स. और वो चैप्टर 4 में सिर्फ यही तीनों टॉपिक्स थे एंड दे वर क्वाइट इंटरेस्टिंग. और हमने इन तीनों को डिफरेंट एग्जाम्पल से और इनकी डेफिनेशन से भी देखा. और पीछे हम प्रोफेशनल एथिक्स और उससे पहले एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और उससे पहले राइट्स और डिफरेंट थ्योरीज को हम करते चले आए हैं. तो अभी हमारा जो टॉपिक है वो है जी कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट्स. फ्रैंक पॉट जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसके हम चैप्टर 5 को, जो कि उसकी पेज नंबर 1 और 2 से स्टार्ट हो रहा है, हमने इस चैप्टर को कवर अप करना है. तो as you can see, this is chapter 5. अभी मैं आपसे दोबारा ये शेयर करता हूँ टेक्स्ट बुक, जो कि आपके पास अपलोडेड मटेरियल में अवेलेबल है. एज यू कैन सी कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट्स. तो इसको देखते हैं, ये हमने इस वीक में करने. लेट्स फर्स्ट चेक द डेफिनेशन. कॉन्ट्रैक्ट सेट आउट द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज. तो कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम उर्दू में इसकी तर्जुमा देखें सलीस, तो उसका मतलब है मुआहदा बिटवीन टू पार्टीज़. अब वो पार्टीज़, यू गाइस नो दैट फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर्स, कि आपके पास इंडिविजुअल एंटिटी प्रोटेक्टेड बाय लॉ इंसान भी हो सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकती हैं जिनको आप रजिस्टर करते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं थ्रू द लीगल एंटिटीज़ एंटाइटल्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशंस. जैसे हमने देखा था पाकिस्तान में सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड है. ऐसे इदारे हैं जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर करते हैं इनकॉर्पोरेशन के लिए. तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये बिटवीन इंडिविजुअल्स भी हो सकता है, बट यूजुअली इट इज़ बिटवीन टू पार्टीज़, टू ऑर्गेनाइजेशंस, जिनके बीच में एक मुआहदा जो है वो सेट आउट हो जाता है. और उस जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको एक लीगल हैसियत भी हासिल हो जाती है अगर आप इसको सर्टेन प्रोसीजर से करें. सो वर्ल्ड वाइड डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट लीगल प्रोसीजर्स हैं जिसके ज़रिए हम किसी कॉन्ट्रैक्ट को लीगल कर सकते हैं. तो पाकिस्तान में इसके लिए आपको जो है वो स्टैम्प पेपर, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से इशू होता है, वो आपको स्टैम्प पेपर के ऊपर वो कॉन्ट्रैक्ट करके, और दोनों कंपनीज़ के या दोनों इंडिविजुअल्स के, जो अगर इंडिविजुअल्स हैं तो उनका CNIC नंबर, थंब स्टैम्प, और अगर कंपनीज़ हैं तो जो ऑथराइज्ड पर्सन है उस कंपनी का, जो मैनेजर ऑथराइज्ड है, आगे आप देखेंगे, उसके सिग्नेचर्स के साथ जो है के बाद इसको एक नोटरी पब्लिक रजिस्टर होता है हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में. वहाँ जाके आप इसे नोटराइज्ड यानी कि एक नंबर लगवा लेते हैं और एक कॉपी
नोटरी के पास होती है और एक कॉपी जो है वो दोनों पार्टीज के पास होती है। सो स्टैम्प पेपर पे कॉन्ट्रैक्ट को करके उसको नोटराइज करा दिया जाए तो वो एक लीगल बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जिससे किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर आप चैलेंज कर सकते हैं। दैट मे बी चैलेंज इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, और आपकी जो है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है। सो और डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट बिजनेस लॉज हैं जो कि प्रोसीजर्स हैं, तो पाकिस्तान में हम इस प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं, इंक्लूडिंग इन सॉफ्टवेयर कॉन्ट्रैक्ट्स। थोड़ा सा हम साइबर कॉन्ट्रैक्ट्स को भी आगे देखेंगे ई कॉमर्स के अंदर। तो प्रोग्रेस करते हैं इस चैप्टर में। देयर आर ऑलमोस्ट नेवर डिस्प्यूट्स ओवर कॉन्ट्रैक्ट्स विच रन प्रॉपरली. An example can be made with a good marriage where there is no need for the law to intervene. But if things go wrong in a contract or in a marriage, the law provides a framework for the settlement of points of disagreement and for the termination of relationship. तो आप देख रहे हैं कि जस्ट लाइक मैरिज, आपके पास कॉन्ट्रैक्ट्स की भी ऑलमोस्ट वही वैल्यू होती है, जिसमें अगर कोई आपके पास जो है वो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो फिर प्रोविजन ऑफ लॉ जो है बीच में आ जाती है, आप उसको लीगल डिस्प्यूट को लीगली हैंडल कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट लॉ सिंस इट्स इंसेप्शन हैज हैंडल डिस्प्यूट। सो कॉन्ट्रैक्ट लॉस जो होते हैं वो एग्जिस्ट इस तरह के डिस्प्यूट्स को हल करने के लिए होते हैं। तो हमने देख लिया कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक एग्रीमेंट है, एक मुआहदा है जो दो पार्टीज के बिटवीन होता है, दैट मे बी इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन। और जो डिस्प्यूट्स हैं उनको उनकी रेजोल्यूशन के लिए डिफरेंट लॉस अवेलेबल होते हैं। अभी जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जो एज थी उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स में ई कॉन्ट्रैक्ट का तस्वर नहीं था, और ये यूजुअली आपकी फिजिकल पार्टीज के बीच में होते थे। लेकिन अभी क्योंकि ई कॉमर्स आ गई है, आप वेबसाइट से चीज़ें परचेज कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इन कॉन्ट्रैक्ट्स को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। तो जो साइबर क्राइम लॉज हैं या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के लॉज हैं वो हर कंट्री में मौजूद हैं, इन एडिशन टू कॉन्ट्रैक्ट लॉज जो पहले से एग्जिस्टिंग थे। तो इस वक्त साइबर क्लॉजेज आ जाती हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या ई कॉमर्स इन्वॉल्व होगी, वहाँ पे जो प्राइमरी लॉ एप्लीकेबल होगा वो साइबर क्राइम लॉ होगा या ई कॉमर्स लॉ एप्लीकेबल होगा, और जो सेकेंडरी लॉ है वो ऑब्वियसली जो कॉन्ट्रैक्ट के लॉज पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं वो एप्लीकेबल होंगे। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि नोटिसेबल ग्रोथ एरिया is e-commerce. However, again the law is able to cope sometimes with minor modifications, कि उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट लॉस को थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन से नए एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया, रिलेटिंग टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एक्सचेंज ओवर द नेट एटसेट्रा। जैसे अभी आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं और या आप डिजिटल सिग्नेचर्स करते हैं किसी मुआहदे के ऊपर, जिस तरह से आपकी बिटकॉइन की करेंसी होती है वो भी सिक्योर होती है थ्रू हैशेस एंड डिजिटल सिग्नेचर्स, जो कि आपकी की कहलाते हैं, अब आप उन्हें सिग्नेचर्स भी कह सकते हैं। एडवेंट ऑफ द इंटरनेट से मार्केट ग्लोबलाइज हो गई है और जो ई कॉमर्स लॉ हैं वो किसी ख़ास मुल्क में या कॉन्टिनेंट में नहीं बल्कि ग्लोबली एप्लीकेबल होते हैं। तो देयरफॉर डायरेक्टिव्स एंड प्रपोजल्स फॉर डायरेक्शंस आर लीगल प्रोटेक्शन होनी चाहिए इंक्रिप्टेड सर्विस इंटरनेट मार्केट के लिए, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स का कोई सिस्टम होना चाहिए, ई कॉमर्स होनी चाहिए, डिस्टेंस कॉन्ट्रैक्ट्स के डिफरेंट जियोग्राफिकल कंट्रीज़ में हैं तो कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा, क्या कोई इंटरनेशनल लॉ भी है। जैसे आप देखें कि वीज़ा और मास्टर कार्ड इंटरनेशनल फैसिलिटीज़ हैं इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के लिए, तो इनका जो लॉ है, जो भी मेंबर कंट्रीज़ या मेंबर बैंक्स इंस्टीट्यूशंस इसे ज्वाइन करते हैं, वो एक जो यूनिफाइड लॉ है उनका, या जो उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हैं कि जो भी यूज़र है वीज़ा का और मास्टर कार्ड का, वो जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसको फुलफिल करता है एग्री करके, यानी कि वो एक लॉ पे करता है। इसी तरह अगर आप कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, ऑफिस है, या आप कोई वेबसाइट विजिट कर रहे हैं या कोई वेब ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं या किसी वेब कुकीज़ वगैरह के, आपसे एक पहले एक एग्रीमेंट कराया जाता है कि आई एक्सेप्ट, और फिर आप उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि आप किसी भी कंट्री में हों, आपके ऊपर वो टर्म्स एंड एप्लीकेशंस अप्लाई हो जाती हैं बिटवीन यू एंड दैट पर्टिकुलर कंपनी। एक प्रॉब्लम ये है
ई क्राइम्स का कि अभी तक जो लॉयर्स हैं वो साइबर क्राइम स्पेशलिस्ट उस तरह के नहीं हैं लीगल फर्म्स जैसा कि कन्वेंशनल कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर है, क्योंकि कन्वेंशनल कॉन्ट्रैक्ट्स में दैट एग्जिस्ट फ्रॉम 400-500 years, उसमें तकरीबन कोई आपको 500 साल से उसकी हिस्ट्री डिफरेंट कंट्रीज में जो कि इस्टेब्लिश्ड हैं लाइक यूनाइटेड किंगडम वहाँ पे आपको ब्रिटिश एम्पायर के ज़माने से जो लीगल प्रोविजंस या एम्परर डिक्रीज थी और बाद में फिर जब कॉन्स्टिट्यूशन उनका लिखा गया तो उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट लॉज, तो एक पूरी हिस्ट्री है। और जब कोई कोर्ट डिसीजन देता है तो उसकी जो पुरानी हिस्ट्रीज होती हैं उनकी उसमें बहुत अहमियत होती है, और लीगल फर्म्स का जो नॉलेज बेस है वो इंक्रीज होता है। जितना पुराना कोई लॉ होगा उसकी जो नॉलेज बेस है वो इंक्रीज होती चली जाएगी और एक्सपर्टीज बढ़ जाएंगी। सो ई कॉमर्स लॉज क्योंकि गुज़िश्ता 40-50 साल उसका टोटल टाइम लाइन है, तो जो उसकी नॉलेज बेस है लीगल फर्म्स की या इंडिविजुअल लॉयर्स की वो इतनी ज़्यादा नहीं है। सो आई थिंक इसमें और कॉल आई है किसी स्टूडेंट की। वुड यू? ओके जी। तो ऑब्वियसली आज की क्लास क्योंकि मैं रिकॉर्ड करता हूँ मंडे को, ताकि अगर कोई इंटरनेट का इशू हो जाए, जैसा कि एक आध दफ़ा हुआ भी, या इधर कैंपस में बाजू का लाइट ऑफ हो जाती है या इंटरनेट का इशू बन जाता है, तो ये जो टॉट लेक्चर है ये डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे कि फिर मेकअप करना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि टाइम टेबल कंजेस्टेड है और फिर इसमें पढ़ाई का हर्ज होता है। लिहाजा मंडे की क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाती है इस तरह की ट्रबल से बचने के लिए। और ट्यूसडे को क्योंकि हमारा सेशन जो है वो 2 आवर्स का होता है, तो वो इंटरेक्टिव हम रखते हैं। एक तो उसमें क्वेश्चन आंसर और क्लास पार्टिसिपेशन, मार्क्ड एक्टिविटीज़, और साथ के साथ जो आपको असाइनमेंट्स मिलती हैं उसकी भी हम उसके अंदर सारे इश्यूज सॉल्व कर लेते हैं, ताकि हमारे जो टॉट ये क्लास है 1 आवर की, ये एटलीस्ट हमारी मंडे की सेव हो जाए। और आपको एज पर टाइम टेबल, जो कि 1:15 पे आपकी क्लास शुरू होती है, उससे पहले आपको जो लिंक है वो आपके फेसबुक के जो स्टडी ग्रुप है हमारा उसके पेज पे आपको अवेलेबल होता है कि आप उस टाइम में इस लेक्चर को प्ले करके सुन लें, ताकि ये 1 आवर टॉट जो है ये डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो ये अभी स्टूडेंट का फ़ोन था, तो वो यही मैं बता रहा था कि जैसे मैंने पहले भी लास्ट वीक भी बताया था कि ये आपको एज पर टाइम टेबल अवेलेबल होगा। 1:15 से पहले ये लेक्चर आप प्ले करके इसे सुन सकेंगे। और पर्पज़ इसका यही है कि हमारी इसमें डिस्टरबेंस जो लाइट या कनेक्टिविटी की वजह से है उसे मिनिमाइज़ किया जा सके। तो एक हमारा टॉट हो जाता है, दूसरा टॉट जो है हम कर लेते हैं ट्यूसडे को, और उसमें इंटरेक्टिव सेशन भी हो जाता है। तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब इसमें नॉलेज बेस कम है लॉयर्स की ई कॉमर्स के अंदर, तो इसीलिए इस नॉलेज बेस के कम होने से वो लिखा हुआ है कि वो अभी इतने कंप्यूटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में लॉयर्स इतने फेमिलियर नहीं है विद द टेक्नोलॉजी। इट डजंट मीन कि लॉयर्स एग्जिस्ट नहीं करते या कॉम्पिटेंट लॉयर्स नहीं है। इट मीन्स के ई कॉमर्स के अंदर नॉलेज बेस उतनी नहीं है जितनी सिंपल कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, कन्वेंशनल कॉन्ट्रैक्ट, ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर एग्जिस्ट करती है, जो कुछ ममालिक में 100-150 साल से लेके 300-400-500 साल तक एम्परर डिक्रीज से लेके और कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में एग्जिस्ट करती है। तो वहाँ पे नॉलेज बेस इन लार्ज है और जो लीगल फर्म्स हैं वो बेहतर परफॉर्म करती हैं। ओके जी। कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट को ड्राफ्ट करने के लिए जो स्पेसिफिक किताब लिखी हुई है वो फ्रैंक बॉट ने बताई है कि ये पियर्सन एजुकेशन सीरीज वालों की है, कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट्स। 1984 में ये पब्लिश हुई थी, और इसके जो क्लॉजेज हैं वो आज भी फ्रेश उसी तरह से एप्लीकेबल हैं। आई हैव सीन दिस बुक, और बड़ी अच्छी लिखी हुई है। आप में से जो स्टूडेंट्स एक डिटेल्ड स्टडी चाहें कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट्स की, या फिर जब आप लोग प्रोफेशनल लाइफ में चले जाते हैं और किसी कॉरपोरेट सॉफ्टवेयर फर्म में लाइक माइक्रोसॉफ्ट या आईबीएम में, या इस तरह की जो लार्ज कॉरपोरेट सेक्टर सॉफ्टवेयर फर्म्स हैं उसमें आपको कोई ऐसी टास्क असाइन होती है एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर रिगार्डिंग कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट्स, तो ये बुक आपको बहुत हेल्प आउट करेगी।
ये बहुत अच्छी किताब है और ये पूरी की पूरी बुक रिलेट करती है कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट से, और पूरे पूरे चैप्टर्स हैं उसके एक एक सेक्शन के ऊपर। सो फ्रैंक बॉट इस टेक्स्ट बुक में तो एक दो चैप्टर्स हैं कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट्स पे, लेकिन आप तफसीली जायजे के लिए इस बुक को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी कंसल्ट कर सकते हैं अगर आप कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन के अंदर या आईटी मैनेजर के तौर पे किसी कॉर्पोरेट सॉफ्टवेयर फर्म में काम कर रहे हैं। Okay, it is important that a contract is set out in a clear and logical manner and that it is complete and consistent. इससे क्या मुराद है कंप्लीट और कंसिस्टेंट हो कि इसमें कोई एम्बिग्विटी ना हो, और जो पार्टीज इसमें इन्वॉल्व हों उनको कम्युनिकेशन के ज़रिए कॉन्ट्रैक्ट लिखने से पहले अपने डाउट्स को दूर कर लेना चाहिए। दोनों की जिम्मेदारियां क्या हैं और दोनों के हकूक़ क्या हैं, देयर राइट्स एंड ड्यूटीज शुड बी क्लियरली स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो इससे एम्बिग्विटी बहुत कम हो जाएगी। एम्बिग्विटी अगर रह जाए तो वो अनसेटिस्फैक्शन का बायस बनती है, जो कि डिस्प्यूट और लीगल बैटल्स की तरफ लेके जा सकता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आर लाइकली टू कम अक्रॉस मैनी टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। अब वो ई कॉमर्स में आप देखें इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं, एचआर के ह्यूमन रिसोर्स के हो सकते हैं, हार्डवेयर सप्लायर से हो सकते हैं, ई कंसल्टेंसी के कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो ये जो फ्रैंक बॉट का चैप्टर है टेक्स्ट बुक का, ये डील करता है, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक है प्रोफेशनल इश्यूज इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बाय फ्रैंक बॉट। This chapter deals with, we shall concentrate on contracts which are relevant to the development and supply of software. तो इसका फोकस जो है वो सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट और सप्लाई के ऊपर है। और ये ऊपर जो इसने एग्जांपल्स दिए हैं, अगर आप में से कोई स्टूडेंट इसकी और इन डेप्थ में जाना चाहे तो ऊपर पियर्सन की जो किताब है उसको रेफर कर सकता है। सो अभी आप देख रहे हो कि हमारे पास जो बुनियादी कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन थी वो भी पूरी हो गई, और आपने ये भी देख लिया कि कॉन्ट्रैक्ट्स में इश्यूज क्या हैं। तो अभी ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और सप्लाई के लिए कॉन्ट्रैक्ट कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट के जो कंटेंट्स होते हैं, मेजर कंटेंट्स, उसको इसने रेस्ट ऑफ द चैप्टर में डिस्कस किया। कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर सप्लाई ऑफ कस्टम बिल्ट सॉफ्टवेयर एट अ फिक्स्ड प्राइस। स्ट्रक्चर ऑफ द कंपोनेंट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में होता क्या है जी, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक शॉर्ट इंट्रोडक्टरी सेक्शन होता है जिसमें के नेम्स ऑफ पार्टीज होती हैं, जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं, और स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती हैं। मिसाल के तौर पे कि डीजी है तो डायरेक्टर जनरल क्या है, जितने भी इसमें कीवर्ड्स इस्तेमाल होते हैं उसकी डेफिनेशन होती हैं। और फिर कुछ ना कुछ बाद में अपेंडिक्सेस और एनेक्सेस भी ऐड किए जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट के अंदर। तो ये तो उसकी बुनियादी चीज़ होगी। अच्छा, आप देखें आगे इसने इन चीज़ों को तफसील से बताया हुआ है कि इंट्रोडक्टरी सेक्शन में आपने क्या लिखना है। देखिए ना, पहले इंट्रोडक्टरी सेक्शन होगा, इसमें क्या है जी, इट स्टेट्स दैट इट इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज हुज नेम्स एंड रजिस्टर्ड एड्रेसेस आर गिवन। जो ऑर्गेनाइजेशन है, अफराद हैं, उनके नाम और उनके एड्रेसेस दिए जाते हैं, और एड्रेसेस में उनके होम का या फैक्ट्री का, कंपनी का, सॉफ्टवेयर हाउस का एड्रेस भी आ जाता है। और अगर इंडिविजुअल है तो उसकी CNIC या बाहर की कंट्री है तो पासपोर्ट नंबर भी आ सकता है। और ये डेटेड और साइंड हो जाता है बिटवीन द पार्टीज। और इसमें डेफिनेशन, जो की टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, उन सब की डेफिनेशंस भी लिखी जाती हैं। या तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हो सकती हैं जैसे डिक्शनरी होती है, या फिर आप कोई अपना ऑर्डर बना सकते हैं, किसी ना किसी हायरार्की में आपको ये डेफिनेशन देना होती है। अच्छा, इसमें इंट्रोडक्टरी सेक्शन में और क्या होता है जी, स्टैंडर्ड टर्म और कंडीशन के अलावा एनेक्सेस भी लिखे जाते हैं, जो कि सेमी इम्पोर्टेंस की बातें होती हैं, वो एनेक्चर्स के अंदर ऐड कर दी जाती हैं। जो कि प्राइमरी इंपॉर्टेंस की बातें होती हैं वो विद इन दी कॉन्ट्रैक्ट लिखी होती हैं। बाकी आपके एनेक्स ए, एनेक्स बी, एनेक्स सी, एनेक्चर्स जो सेकेंडरी इंपॉर्टेंस की बातें, उसमें मिसाल के तौर पे कि जी डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म कौन कौन से इस्तेमाल किए जाएंगे इसके अंदर, तो उसका एक एनेक्चर दे दिया, रीज़न भी लिख दी उसकी। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, व्हाट इज़ टू बी प्रोड्यूस्ड, इसको एक्सप्लिसिटली क्लियरली लिखा जाता है। दोनों पार्टीज की तरफ से, डेवलपर और क्लाइंट दोनों की तरफ से बैठ के क्लियरली रिक्वायरमेंट लिखी जाती है कि हाँ जी, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होगा, वॉइस बेस असिस्टेंस भी उसमें होगी जी, इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी सॉफ्टवेयर में, और वो ये फॉलोइंग फंक्शंस परफॉर्म करेगा और इस डाटा को होल्ड करेगा। तो वो सारी तफसील के साथ स्पेसिफिकेशन दी जाती हैं कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट में। और फिर ये है कि डिलीवरेबल क्या होंगे, क्या हार्डवेयर भी देखें लिखा है, सोर्स कोड भी होगा, तो कमांड फाइल्स वो बिल्डिंग द एग्जीक्यूटेबल कोड भी होंगी,
डॉक्यूमेंटेशन होगी, साथ रेफरेंस मैनुअल होंगे, सॉफ्टवेयर टूल्स होंगे, यूज़र ट्रेनिंग भी क्या डेवलपर ने करानी है, और मेंटेनेंस स्टाफ की भी ट्रेनिंग जो है वो क्लाइंट की डेवलपर ने करनी है, टेस्ट डाटा और टेस्ट रिजल्ट, इस तरह की सारी चीज़ें लिखी जाती हैं कि डिलीवर क्या क्या होगा, क्या उसमें हार्डवेयर भी होगा और सॉफ्टवेयर होगा, तो क्या ये सारे कंपोनेंट होंगे, तो ये भी कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होते हैं। ओनरशिप ऑफ राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स किसके होंगे, क्या क्लाइंट को सिर्फ एग्जीक्यूटेबल प्रोजेक्ट दिया जाएगा या सोर्स कोड भी उसको दिया जाएगा, तो ये एक्सप्लिसिटली लिखा जाता है कि ओनरशिप ऑफ राइट्स क्या होंगे, और क्या डेवलपर जो कोडिंग एक्सपीरियंस है इसके कुछ मॉड्यूल किसी दूसरे नए प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकता है कि नहीं, ये सारी बातें कॉपीराइट्स और ओनरशिप की जो आपने पिछली क्लास में पढ़ी थी लास्ट वीक, वो इधर कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट में लिखी जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा ये है कि if a commercial firm commissions a software house to write a program especially for it, the client will often want exclusivity. This can be achieved in a variety of ways. Normally the client will want to be the outright owner of the copyright. Usually clients जो हैं वो कहते हैं कि जी हम सोर्स कोड के भी कॉपीराइट हमारे पास होंगे, आप उसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट ले लें, लेकिन आप उसे कीप नहीं कर सकते, तो ये एक्सक्लूसिवली कॉपीराइट हो गए थे, एक्सक्लूसिविटी लिखी हुई है, उस कंपनी के कॉपीराइट होंगे, ना आप किसी और इस्तेमाल कर सकते हैं कंपनी के सॉफ्टवेयर में, तो यूजुअली ऐसा होता है, बट इट डिपेंड्स। अच्छा, और इसी ओनरशिप में द फॉलोइंग मैटर शुड बी डेल्ट विद इन द कॉन्ट्रैक्ट, ड्यूरेशन ऑफ द लाइसेंस, के जो लाइसेंस डेवलपर ने दिया आपको वो 1 साल का है, 5 साल आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे, उसके बाद वो टर्मिनेट हो जाता है, और अगर आपने फिर भी उसकी मेंटेनेंस करानी है सॉफ्टवेयर की, तो आपको अलग से पैसे देना पड़ेंगे, तो ये लाइफ साइकिल सॉफ्टवेयर का होता है, ये उसमें मेंशन होता है। द लाइसेंस एग्रीमेंट शुड स्टेट वेदर द लाइसेंस कैन असाइन और ट्रांसफर द लाइसेंस टू अनदर। अब ये है कि जो सॉफ्टवेयर क्लाइंट ने खरीद लिया क्या वो आगे भी बेच सकता है इसे या नहीं, ठीक है, ये चीज़ भी उसमें लिखी हुई होती है कि डेवलपर और क्लाइंट के बीच में। स्कोप ऑफ द लाइसेंस के कितने कंप्यूटर्स पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपने माइक्रोसॉफ्ट से एमएस ऑफिस खरीदा है तो वो यूजुअली 3 या 5 कंप्यूटर्स के आपको लाइसेंस देता है कि आप 5 से ज़्यादा कंप्यूटर्स पे इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। कॉन्फिडेंशियलिटी, तो इसमें क्या है कि द लाइसेंस विल ऑफन सीक टू रिस्ट्रेन द लाइसेंसी फ्रॉम अलाउइंग एनीवन अदर देन द कंपनी एम्प्लॉय टू बिकम फेमिलियर। तो ये भी उसमें टर्म्स लिखी जा सकती हैं कि जो सॉफ्टवेयर के फंक्शंस हैं वो बाहर पब्लिक ना किए जाएं, वो सिर्फ उस फर्म के एम्प्लॉय जो क्लाइंट के एम्प्लॉय हैं वही कर सकते हैं। दूसरी कॉन्फिडेंशियलिटी हो जाती है, अब कोई कॉरपोरेट फर्म है उसे अपने सारे बिजनेस प्रोसीजर्स डेवलपर को बताने पड़ेंगे, और फिर ये लिखा जाएगा उस कॉन्ट्रैक्ट में कि ये बिजनेस प्रोसीजर पब्लिक नहीं किए जाएंगे या उनके कंपिटिटर्स तक नहीं जाएंगे, ताकि वो बिजनेस के अंदर अपना कंपिटिटिव एज ना खो दें और उन्हें लॉस ना हो। पेमेंट की टर्म्स लिखी जाती हैं कि हाँ जी, आपने इनिशियल पेमेंट कितनी करनी है जी, फर्दर आप जब सॉफ्टवेयर आपको आधा बन जाएगा और शिप हो जाएगा तो कितनी पेमेंट करेंगे, फिर जब आपने सॉफ्टवेयर की मेंटेनेंस करनी है अगले 5 साल में तो 25% तब पे होगा, और जब लाइफ साइकिल सक्सेसफुली कंप्लीट होगा वारंटी पीरियड के बाद तो फाइनल 10% भी, ये एग्जांपल दी हुई है परसेंटेज। तो इस तरह से इनिशियल, डिप्लॉयमेंट, मेंटेनेंस और कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने पे ये पेमेंट्स जो हैं वो डिवाइड होती हैं, तो ये भी कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई होंगी। कैलकुलेटिंग पेमेंट फॉर डिलेज एंड चेंजेस, अगर तो क्लाइंट की जो है वो फेलवर की वजह से कोई डाटा देने में, कोई बिजनेस प्रोसीजर्स बताने में डेवलपर को डिले आता है तो फिर क्लाइंट को एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, ये लिखा हुआ होता है कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। डिले पेमेंट्स एंड और पेमेंट ऑफ वेरिएशन, अचानक क्लाइंट कहता है नहीं जी अब मैंने जो पहले आपको 10 चीज़ें बताई थी ये 11वीं चीज़ भी ऐड कर दें, या जो 5वां फंक्शन था उसको मॉडिफाई कर दें, पहले वो सिर्फ कमांड बेस्ड था या ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड था तो अब उसमें आप वॉइस भी डाल दें, तो ये जो चीज़ है डिले पेमेंट ये फिर क्लाइंट को करना पड़ती है। इसी तरह अगर डेवलपर लेट कर देता है, साल का मुआहदा था और वो 1.5 साल बाद आप को सॉफ्टवेयर देता है तो फिर उसको भी पेनल्टी पड़ेगी, ठीक है, तो डिले पेमेंट क्लाइंट को पड़ती है, पेनल्टी क्लॉज डेवलपर को पड़ती है, आपने जहन में रखना है, ये प्रोविजन भी आपने कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखनी होती है और ऐड करानी होती है, तो क्लाइंट भी सेव हो गया और डेवलपर भी सेव हो गया। ऑब्लिगेशंस ऑफ द क्लाइंट, अब किसकी क्या जिम्मेदारी है वो भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखना है। क्लाइंट की ऑब्लिगेशन देखें, वो उसमें लिखा हुआ है द क्लाइंट विल हैव टू फुलफिल सर्टेन ऑब्लिगेशंस इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी कंप्लीटेड सक्सेसफुली। फॉलोइंग इज अ नॉन एग्जॉस्टिव लिस्ट, इसने मिसाल दिया, अब इसमें और भी ऐड हो सकती हैं कि जी
क्लाइंट की जो एक्टिविटीज़ हैं, बिजनेस प्रोसीजर्स हैं, उस पर डॉक्यूमेंटेशन लिख के प्रोवाइड करेगा। एक्सेस देगा अपने ऑफिस की, मेंबर की, स्टाफ की, जहाँ पे डेवलपर जाके समझ सके कि सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स क्या है और किस तरह से बनाना है। इसी तरह से मशीन फैसिलिटीज़ फॉर डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, जहाँ पर डिप्लॉय करना है, टेस्टिंग करनी है उनके ऑफिस में, वो उन्हें सहूलियात क्लाइंट ने देनी है, उसमें हार्डवेयर भी आ जाता है। इसी तरह से एकोमोडेशन, अगर टेलीफोन वगैरह और रेजिडेंस फैसिलिटीज़ चाहिए तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट में अलग से लिखी हुई होती हैं कम्युनिकेशन की। तो ये जो क्लाइंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ऑब्लिगेशंस फॉर क्लाइंट, ये भी कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है जो कि एक्सप्लिसिटली स्टेट की जाती हैं। स्टैंडर्ड्स एंड मेथड्स ऑफ वर्किंग के क्वालिटी एश्योरेंस किस लेवल के स्टैंडर्ड्स होंगे, जो मिसाल के तौर पे आईएसओ के बहुत से स्टैंडर्ड होते हैं, एसीएम के भी, IEEE के, तो वो कोई स्पेसिफिक स्टैंडर्ड भी इसमें स्पेसिफाई किया जा सकता है, या फिर एक्सप्लिसिटली एक क्वालिटी एश्योरेंस सेक्शन की तरफ से एक जो सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स है वो भी लिखा जा सकता है। तो उसको मीट करना होता है क्लाइंट को और डेवलपर दोनों को। यूजुअली ये एप्लीकेबल होता है आपके डेवलपर के ऊपर। मेथड्स ऑफ वर्किंग में क्लाइंट भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है और मुसलसल प्रोग्रेस मीटिंग्स होती रहेंगी। इसका भी जो है वो कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाता है। हु इज़ हु, यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजर कौन, कौन वो शख्स होगा जिसको अथॉरिटी है टाइम टू टाइम क्लाइंट की तरफ से रिक्वायरमेंट तब्दील करने की या कंफर्मेटी की कि हाँ जी सब सही बन रहा है। तो दोनों तरफ से हु इज़ हु, जैसे किसी मुल्क का वजीर खारजा होता है तो उसको टास्क होती है फॉरेन पॉलिसी की और वो रिप्रेजेंट करता है अपनी कंट्री को। इसी तरह कंपनी भी बताती है कि हमारा लाइजन मैनेजर जो है कंपनी का वो ये है और इसके पास अथॉरिटी है, इस हद तक ये काम कर सकता है। तो ये कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है। इसी तरह से एक्सेप्टेंस प्रोसीजर्स आर अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ एनी फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट फॉर दे प्रोवाइड द क्राइटेरिया बाय विच सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज जज। ये वो बेंच मार्क है जिससे पता चलेगा कि हाँ जी सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो गया रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो वो बेंच मार्क लिखे जाते हैं। ये जी मिसाल के तौर पे आप ट्रांजैक्शंस पर मिनट भी लिख सकते हैं कि जी सॉफ्टवेयर जो है वो उसके उसके अंदर 1 लाख ट्रांजैक्शन पर मिनट प्रोसेस करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, वो बॉज डाउन नहीं होना चाहिए। तो ये एक स्टैंडर्ड का क्राइटेरिया हो गया। दूसरा ये है कि अगर वॉइस से कमांड दे रहे हैं तो एरर रेट जो है इसमें वो 30% से ऊपर नहीं होना चाहिए, 70% उसको वॉइस कमांड्स रिकॉग्नाइज कर लेनी चाहिए। ये एक स्टैंडर्ड हो गया। यानी एक्सेप्टेंस प्रोसीजर वो आप बेंचमार्क लिख रहे हो कि जिस बेंचमार्क से वो टेस्ट पास होगा तो आप कहोगे कि हाँ जी ये जो सॉफ्टवेयर है ये क्वालिटी का है और हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसी तरह से वारंटी एंड मेंटेनेंस भी लिखी जाती है कि हाँ जी डिलीवरी के बाद अगर बग्स आएंगे 90 दिन तक फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटेन होंगे। सॉफ्टवेयर का लाइफ साइकिल वारंटी ये हो गई इमीडिएट विदाउट फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर मेंटेनेंस वारंटी अगर 5 साल की या 10 साल की दी है तो उसमें इतना प्राइस होगा और इतने पीरियड तक जो है वो आपको इसकी मेंटेनेंस फैसिलिटी दी जाएगी। तो वारंटी और मेंटेनेंस भी जो है वो कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट में लिखी जाती है। फिर है इंडेमनिटी। ये है, अगर आप इसके डिक्शनरी मीनिंग देखें ना तो इसके डिक्शनरी मीनिंग आपको मिलेंगे सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन अगेंस्ट अ लॉस्ट और अदर फाइनेंशियल बर्डन। तो बाद वक़्त क्या होता है कि क्लाइंट की कोई रिक्वायरमेंट इस तरह की थी जिससे कि किसी के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो हैं वो वायलेट हो जाते हैं। तो बाद में डेवलपर ये कह सकते हैं हाँ जी मुझे तो क्लाइंट ने कहा था कि आपका सॉफ्टवेयर जो है वो ऑटोमोबाइल का मर्सिडीज बेंज की तरह होना चाहिए। तो डेवलपर ने बना दिया और बाद में मर्सिडीज कंपनी ने आपके ऊपर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को जो है वायलेट करने का सू कर दिया अदालत में, इतने मिलियन या बिलियन डॉलर का। तो कौन जिम्मेदार होगा, डेवलपर या क्लाइंट? तो ये चीज़ जिम्मेदारी किसकी होगी, केयरलेसनेस की, वो बाकायदा लिखी जाती है कि द सप्लायर प्रोवाइड्स अ सिस्टम विच इन्फ्रिंज सच राइट्स परहैप्स थ्रू यूजिंग प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर आर अ कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम डिलीवर। इंडेमनिटी डॉक्यूमेंट में लिखा जाता है कि अगर वायलेट हुए ये चीज़ तो ये किसकी, क्लाइंट की जिम्मेदारी होगी या ये यूज़र की होगी, क्लाइंट की या डेवलपर की होगी। तो ये स्पेसिफिकली स्ट्रेट किया जाता है कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट पे कि जिम्मेदार कौन होगा। और इस तरह से एक तरह से ये उनकी सिक्योरिटी हो जाती है। इसी तरह से टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट भी लिखा जाता है कि अगर ये रीज़न हुई, मिसाल के तौर पे 2 महीने तक जी क्लाइंट ने पैसे ही नहीं दिए डेवलप करने के, या अपनी साइट के ऊपर हार्डवेयर नहीं प्रोवाइड किया, या वो फैसिलिटीज़ जो वादा की थी नहीं दी, तो कंप्यूटर
कंप्यूटर टर्मिनेशन की भी क्लॉजेज लिखी जाती हैं डेवलपर की तरफ से भी, क्लाइंट की तरफ से कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट में। इसी तरह अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में डिस्प्यूट पैदा हो जाए किसी कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट में, तो अगर आप अदालत जाते हैं तो बड़ा कॉस्टली और टाइमली प्रोसेस होता है। लिहाजा दोनों पार्टीज क्या करती हैं कि एक आर्बिट्रेटर बीच में मुकर्रर कर देती हैं कि भाई ये जो फैसला करेगा ये हम दोनों पे बाइंडिंग होगा। जैसे आप देखें पाकिस्तान और इंडिया का पानी का मुआहदा हुआ था, सिंतास मुआहदा, इंडस वाटर ट्रीटी, उसमें आर्बिट्रेटर कौन था? वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो उसने आर्बिट्रेशन राइट से उसके पास कि रेदर देन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएं, वहाँ केस करें, टाइम लगे, hefty फीस दें, जो वर्ल्ड बैंक ने डिसाइड करना है वो और हम मान लेंगे। तो इसी तरह से एक आर्बिट्रेटर मुकर्रर कर दिया जाता है आर्बिट्रेशन के लिए, ताकि कोर्ट से बचा जा सके, और उसका वो कोई ऐसा रिलायबल ऑर्गेनाइजेशन या एंटिटी होती है जिसको दोनों पार्टीज जो हैं वो मान लेती हैं। इसी तरह से इन्फ्लेशन का भी लिखा जाता है कि अगर एक प्रोजेक्ट 5 साल चलना है और आज उसकी कॉस्ट 1 मिलियन रुपीज़ डिसाइड हो रही है, तो उसमें इन्फ्लेशन कॉस्ट भी डाल दी जाती है कि जी अगर कोई रैपिडली रुपीज़ डेप्रिसिएट हो जाता है तो फिर आप उसकी कॉस्ट अकॉर्डिंग टू बैंक की बॉर रेट और कोई भी ऐसा स्टैंडर्ड होता है जिसके तहत आपने कंप्यूट करनी है, इन्फ्लेशन का भी लिखते हैं। और अगर फ़र्ज़ करें कि अफ्रीका की कोई कंट्री है, मिसाल के तौर पे सोमालिया है, उसके और यूनाइटेड स्टेट्स के बिटवीन या उसके और पाकिस्तान के बिटवीन कोई कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो मे भी उस अफ्रीकन कंट्रीज़ में कोई लॉज स्टेट ही ना हो साइबर के, या अगर हों तो बहुत नेग्लिजिबल हों। यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत जो है वो इफ़ेक्टिव और कॉम्प्रिहेंसिव कानून इसमें एग्जिस्ट करता है, लॉ एग्जिस्ट करता है, तो तब इस पे कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा? तो ये भी कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट में जुरिस्डिक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से वन जुरिस्डिक्शन लिखी जाती है। या फिर आप मिक्स करके लिख सकते हैं कि जी ये फलाना एक्ट, यूनाइटेड स्टेट्स का फलां एक्ट जो है वो और सोमालिया का फलां एक्ट जो है वो फॉलो होगा। अगर कहीं डिस्प्यूट आया दोनों में, तो सोमालिया का लॉ प्रिवेल करेगा या यूएसए का। आपने लिखा होता है कि वन जुरिस्डिक्शन, कि ये लॉ है, या तो एक ही लॉ ले लेते हैं या प्राइमरी और सेकेंडरी कर लेते हैं कि भाई डिस्प्यूट आया तो फिर फलाना लॉ जो है वो फाइनल होगा। इसी तरह से आपके पास ये वहाँ यहाँ पे 1.5.1 कंप्लीट हो जाता है। ये कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट के बुनियादी चीज़ें हैं जो कि आपने बड़ी फंडामेंटल एस्पेक्ट्स हैं जो कि आपको लिखने हैं जब आप एक कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट लिख रहे हैं। तो इसने ये 20 पॉइंट दिए। पहला तो वो था ना जिसमें खुलासा दिया था कि इसमें होता क्या है, तो बुनियादी तौर पे 19 पॉइंट्स ये मेजर हैं, इसके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन ये 19 पॉइंट्स जो हैं तकरीबन हर कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मौजूद होते हैं। अच्छा, ये तो अब आपने देखा कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का और उसे सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट इस तरह से लिखा जाता है। और कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं इसमें जी? आप देखें इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट हायर है। आपने इसमें क्या होता है जी? अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट हायर एग्रीमेंट द सप्लायर एग्रीज टू प्रोवाइड द सर्विसेज ऑफ वन और मोर स्टाफ टू वर्क फॉर द क्लाइंट। द स्टाफ वर्क अंडर द डायरेक्शन ऑफ द क्लाइंट एंड द सप्लायर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लिमिटेड। हायर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है जी? आपने सॉफ्टवेयर हाउस से, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन एक सॉफ्टवेयर हाउस है, या आपके पास आईबीएम है, आपने उससे क्या किया जी? आप, या सिलिकॉन वैली में कोई सॉफ्टवेयर हाउस है, आपने उसके 1000 मुलाजमीन, 500 मुलाजमीन हायर कर ली। उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर यानी डेवलपर्स भी होंगे, क्वालिटी एश्योरेंस के, टेस्टिंग करने वाले, डॉक्यूमेंटेशन लिखने वाले और कंप्यूटर टेक्नीशियन, पूरी टीम आपने हायर कर ली कि जी ये हमारी कंपनी में आएगी, हमारी कंपनी के अंदर काम करेगी, सॉफ्टवेयर बना के डिलीवर करके जाएगी, हम खुद इन्हें मैनेज करेंगे। अब सप्लायर की जिम्मेदारी इसमें बहुत कम हो जाती है, ये हायर कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और ये काफ़ी आसान होता है, इसमें ये लिखा होता है जी 1000 मुलाजमीन आपने हमें देने हैं, इनकी सारी तनख्वाह हम खुद देंगे और कंपनी को हम इतने पैसे आपको पे कर देंगे। या तनख्वाह नहीं है, हाँ जी आप हमें 1000 मुलाजमीन आपने हायर कर लिए और 1 मिलियन पर एनम यूएस डॉलर्स वो कंपनी जो है पे करेगी, क्लाइंट पे करेगा जिस कंपनी से हायर किए। तो ये हायर कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड दिस इज प्रिटी सिंपल। इसी तरह से अगला एक कॉन्ट्रैक्ट होता है टाइम एंड मटेरियल। अ टाइम एंड मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट ऑफन रेफर्ड टू एज cost plus contract is somewhere between a contract hire agreement and a fixed price contract। जो हमने 5.1 में पढ़ा था वो आपका फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट था। हायर एग्रीमेंट में तो आपने लोग लिए ना, जो 5.1 में 19 पॉइंट पढ़े थे, वो फिक्स प्राइस कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। टाइम एंड मटेरियल जो है ये को बीच में लाई करता है। इसमें क्या होता है जी?
supplier agrees to undertake the development of the software in much the same way as in fixed price. पहली बात तो ये कि ये फिक्स प्राइस हो जाता है कि सप्लायर ने कोई सॉफ्टवेयर बनाना होता है. However, but payment is made on the basis of the cost incurred with labor charge in the same way as con. इसमें क्या है जी, फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट की तरह है, लेकिन जो पेमेंट होनी है ना, वो ये बताना है डेवलपर ने, सप्लायर ने, कि जी हमारा 100 रुपये खर्चा आया, ठीक है, और अब जो क्लाइंट है वो क्या करेगा, 100 रुपये खर्चा किस पे आया, HR पे, और जो उसमें मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, उस पर 100 रुपये खर्चा आया. तो अब क्या है कि जो क्लाइंट है वो 15% मुनाफा देगा डेवलपर को, कि पहले से डिसाइड नहीं था कि जी इतने पैसे लगने कॉस्ट वगैरह का. पहले ये था कि हाँ जी जितनी कॉस्ट आएगी उस पर 15% बोनस जो है वो देना है आपके क्लाइंट ने. तो ये कहलाता है टाइम एंड मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट. इसमें तकरीबन बातें सारी वही लिखी जाती हैं जो फिक्स कॉन्ट्रैक्ट में होती हैं, एक्सेप्ट पेमेंट की बात, जिसमें वो जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है और उस पर जितनी कॉस्ट आई होती है उसका जो एडिशनल होता है वो दे देता है. इसी तरह से कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं कि जी आपने मिसाल के तौर पे FBR ने कोई कंपनी जो है उसको सॉफ्टवेयर कंपनी को हायर कर लिया कि आपने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ भी इंस्टॉल करके देनी है, ऑफिस भी इंस्टॉल करके देना है, हमारा सारा पाकिस्तान में जो नेटवर्क है डेडिकेटेड लाइन पे वो भी आपने ट्रबल शूट करना है. तो इसके लिए आपको जो है वो पे करेगा FBR उस सॉफ्टवेयर हाउस को, ठीक है. तो ये ई कंसल्टेंसी वर्क हो जाता है कि इसमें सॉफ्टवेयर बना हुआ है, उनके पास सारा कुछ है, सिर्फ मेंटेनेंस के लिए जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट लिख दिया जाता है. जैसे इसने बताया भी है, द यूज ऑफ कंसल्टेंट्स इज नाउ वाइड स्प्रेड बोथ इन प्राइवेट एंड पब्लिक बॉडीज. Consultants are typically used to assess some aspect of an organization and to make proposals for improvement, ठीक है. तो ये आपकी कंसल्टेंसी फर्म होती हैं. इनके दो रीजंस होते हैं इनको रखने के. देयर आर टू रीजंस फॉर द comparative simplicity for complicity consultancy contracts. First, the sums of money are comparatively small and neither side stand to lose a great deal. ये बड़े सादा और आसान कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. इसमें जी आपने राय लेनी होती है या बाद औक़ात आपने ये है कि कोई मेंटेनेंस कहीं ट्रबल शूट हो गई तो आपने कंसल्टेंसी कर लीजिए, ISDN कट हो गई है तो वो कंसल्टेंसी फर्म उसको मेंटेनेंस कर देगी या मशवरा दे देगी कि इसको इस तरीके से आप पूरा कर लें. और कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स की ज़्यादा अच्छी मिसाल आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की शक्ल में समझ आएगी कि वो कंपनीज होती हैं जो कि कॉमर्स में कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती हैं और वो ऑडिट कर देती हैं किसी भी फर्म का, और वो रजिस्टर्ड होती हैं आपके इदारे से. तो वो उसमें क्या है कि वो उसमें कॉमर्स की कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रही हैं. या जैसे मैंने मिसाल दी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की कि उन्होंने किसी सॉफ्टवेयर हाउस को अपने जो सिस्टम है उसकी मेंटेनेंस, ट्रबल शूटिंग और इम्प्रूवमेंट के लिए एज अ कंसल्टेंट हायर कर लिया. तो ये थी आपके पास कुछ जो फिक्स्ड टाइप कॉन्ट्रैक्ट के अलावा हमने देखी कौन कौन चीज़ें पढ़ी. हायर कॉन्ट्रैक्ट, वो ये भी बहुत सादा है, आपने लोग हायर कर लिए. टाइम एंड मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट तो फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट की तरह है जैसे हमने 5.1 में पढ़ा है, बस पैसे बाद में देने हैं आपने कि भाई 100 रुपये कॉस्ट आई ये चीज इमारत बनाने पे, सॉफ्टवेयर बनाने पे, 15% हमारा मुनाफा है, 115 रुपये आपने ले लिए. कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स ये भी बड़े सादा होते हैं, इसमें या तो आप मशवरा लेते हैं या ट्रबल शूटिंग, इम्प्रूवमेंट और मेंटेनेंस के लिए किसी कंपनी को हायर कर लेते हैं. इसी तरह से फाइनल आपके पास है ये 5.2 में दूसरी टाइप्स इसकी ख़त्म हो जाती हैं कॉन्ट्रैक्ट की. अच्छा, 5.3 में लायबिलिटी फॉर डिफेक्टिव सॉफ्टवेयर. अगर आपके सॉफ्टवेयर में कोई डिफेक्ट निकल आया तो फिर उसकी लायबिलिटी किसकी होगी, जिससे कोई कानूनी माशी नुकसान हो गया. एक बैंक ने एक कंपनी से अपना बैंकिंग सॉफ्टवेयर बनवाया और उसको पेमेंट भी कर दी, लेकिन क्या हुआ कि उस सॉफ्टवेयर को चलाने के बाद बैंक को $1 बिलियन का नुकसान हो गया. उसके यहाँ गलत ट्रांजैक्शन हो गई, जहाँ पे जिसका कोई क्रेडिट था लाख, वहाँ पे 10 लाख का क्रेडिट हो गया, जिसका 50,000 था वहाँ 50 मिलियन हो गया. तो अब इसका जिम्मेदार कौन है? तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर लॉ जो है इसको कवर करता है कि जी किसकी लायबिलिटी होगी, कौन पैसे भरेगा इस तरह की गलती के. और इसमें अगर आप तफसील से देखना चाहें तो रीड की जो बुक है 4th एडिशन, वो कंप्यूटर लॉ पूरी की पूरी जो है वो इसमें कंप्यूटर लॉ जो कि अराउंड दी वर्ल्ड ग्लोबल लॉज जो हैं वो एप्लीकेबल होते हैं, इसने बहुत अच्छी लिखी है और कवर किए हैं. इसी तरह से रोलैंड की भी आप बुक देख सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ,
ये ज़रा जर्नल करके लिखी हुई है। कंप्यूटर लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रिक है और ग्लोबल एप्लीकेबल ई लॉज के बारे में बड़ी कम्प्रिहेंसिव, जो रीड की किताब है वो यानी कि बड़ी कम्प्रिहेंसिव लिखी हुई है और आपको स्पेसिफिक लॉज मिल जाते हैं। जबकि अगर गो थ्रू वाली बुक देखें तो वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ रोलैंड की जो बुक है ये आप पढ़ सकते हैं। लेकिन ये जो रीड की किताब है ये काफ़ी स्पेसिफिक लिखी हुई है। सो अगर आपको कहीं पे फ्यूचर में इसकी ज़रूरत पड़े या अभी आप इंटरेस्टेड हों तो इस किताब को आप रेफ़र कर सकते हैं, विच इज़ कंप्यूटर लॉ, जो कि इंटरनेशनल ई कॉमर्स लॉज को बड़ी तफसील के साथ बयान करती है, जिसमें ज़्यादातर इसमें क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स के लॉज ही यूजुअली फॉलो किए जाते हैं। वो आप देखते हैं कि पाइनियर हैं कंप्यूटिंग में, आप एप्पल देख लें, माइक्रोसॉफ्ट देख लें, इंटेल देख लें, एएमडी देख लें, सारे कंप्यूटिंग जाइंट्स आपको यूनाइटेड स्टेट्स में नज़र आते हैं। तो ये बुक्स जो हैं स्पेसिफिकली उन लॉज को कवर करती हैं जो मोर और लेस वर्ल्ड वाइड जो हैं वो एप्लीकेबल होते हैं। तो लायबिलिटी लॉ के थ्रू कवर होती है जी। एक्सक्लूशन ऑफ लायबिलिटी, अब कई ममालिक होते हैं उनके अंदर कुछ आपको कंसेशंस दी हुई होती हैं लॉ के अंदर, और या वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होते। जैसे मिसाल के तौर पे ई लॉज यहाँ पे पायरेसी के थे ही नहीं। पाकिस्तान में भी साइबर क्राइम एक्ट आया, 20-25 साल पहले ई लॉज थे ही नहीं। तो अगर यहाँ पे कोई क्रैक कर रहा है किसी सॉफ्टवेयर को तो वो तो लॉ उस पर एप्लीकेबल नहीं होता। इसी तरह से आपके पास रशिया के अंदर सर्टन कॉपीराइट्स जो हैं वो रिलैक्स हैं। किसी ज़माने में फिलिपाइंस के अंदर भी जो हैकिंग लॉज थे वो रिलैक्स थे, तो वहाँ पे लोग इस तरह के काम कर सकते थे। तो वो फिर एक्सक्लूजन ऑफ लायबिलिटी जो है उसके अंदर आ जाता है। इसी तरह से सॉफ्टवेयर के अंदर भी लिखा होता है कि हाँ जी, अगर हमारे सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से आपको कोई नुकसान हुआ तो वो हमारी लायबिलिटी नहीं होगी। हमारी लायबिलिटी बस इस हद तक है कि जी आपके कोई कंप्यूटर को इसमें जो है नुकसान ना पहुंचे हार्डवेयर को, या कुछ उसमें क्लॉजेज लिखी होती हैं। तो जब भाई एक्सेप्ट करके आगे जाते हैं तो वो फिर एक्सक्लूजन हो जाती है लायबिलिटी की कि जी इस सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से अगर आपको कोई नुकसान होता है फलां 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 किस्म का, तो वो हम उसकी लायबल नहीं है। अगर आप नहीं उसको एग्री करते तो आई डिसएग्री कर दें, वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ही नहीं होगा। अगर आप आई एग्री क्लिक कर देते हैं तो वो फिर आप पे एक्सक्लूजन बाइंडिंग हो जाती है और आप उसे कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं कर सकते। या फिर उसमें ये लिखा होता है कि जी कोई डैमेज हुआ तो वो $10,000 से $2,000 से ज़्यादा नहीं होगा। जैसे आप कभी कोई पोस्ट करने जाएं रजिस्ट्री, तो उस पर आप अगर कभी टर्म्स पढ़ें तो टीसीएस पे, लेपर्ड पे, पाकिस्तान पोस्ट पे लिखा होता है कि जी ये लेटर इंश्योर्ड है। अगर आप इंश्योरेंस कराएं 10,000 रुपए तक आपको पाकिस्तान पोस्ट अदा करेगा अगर ये लॉस हो गया या ना पहुंचा। इससे ऊपर चाहे आपका 1 अरब का नुकसान हो जाए, इससे ज़्यादा बाइंडिंग नहीं है पोस्ट ऑफिस के ऊपर। वो क्या है, एक्सक्लूजन ऑफ लायबिलिटी। ठीक है जी, कि आपका कोई कानूनी डॉक्यूमेंट था, आपका नहीं भेजा, आप केस हार गए, आपको $1 अरब का नुकसान हो गया, तो पाकिस्तान पोस्ट ने आपको 10,000 रुपये ही वापस करने हैं, क्योंकि वो इंश्योर्ड है 10,000 रुपये में। और जो कि जर्नल लेटर है उसकी तो शायद लायबिलिटी भी ना हो, या सिर्फ 100 रुपये 200 रुपये तक वो आपको कंपनी जो है वो पोस्टल कंपनी देती है। तो ये है एक्सक्लूजन ऑफ लायबिलिटी। यही लिखी जाती है कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, एक्सक्लूजन ऑफ लायबिलिटी, कि जी हम इतनी जिम्मेदारी लेंगे और इतनी हमारे जो है उसमें नहीं आती। ये स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट्स एंड लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी, इसमें जो है तफसील से ये बता रहा है आगे कि जो लायबिलिटी एक्सक्लूजन है स्टैंडर्ड में लिखी जाती है कि एक्सक्लूड और रिस्ट्रिक्ट लायबिलिटी फॉर इट्स own breaches of contract or claim to be entitled to render a contractual performance substantially different from that which was reasonably expected in respect of whole or part of its contract। तो ये वही बात कर रहा है कि आप किस चीज़ को के लायबल हैं और कितनी फाइनेंशियल हद तक। ठीक है, एक खत लॉस होता है तो आपने लिखना है कि जी 100 रुपए की जिम्मेदारी होगी, इंश्योर्ड नहीं है। इंश्योर्ड है तो 10,000 तक की होगी, इससे ज़्यादा लायबिलिटी नहीं होगी। ये कहलाएगी लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी। एक्सक्लूजन में तो आ गया ना कि आप जिम्मेदारी नहीं है, एक्सक्लूजन ऑफ लायबिलिटी कि सॉफ्टवेयर से कोई भी डैमेज हुआ इस्तेमाल से आपके कंप्यूटर को, डेटा को, हम जिम्मेदार नहीं है अकॉर्डिंग टू सम लॉस। ठीक है, जैसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, आपने पे ही नहीं किया, ठीक है, या बड़ा मिनिमल कोई वीडियो गेम का पे किया और उससे आपका कंप्यूटर का सीपीयू हीटअप होके जल जाता है, तो वो फिर डेवलपर जिम्मेदार नहीं होगा। तो वो हाँ इसका जिम्मेदार हो सकता है कि गेम सही चली नहीं, गेम जो है वो हॉल्ट हो जाती है कहीं पे जाके, या आप उसकी कोई स्टेज 10 थी और उसमें एक दी हुई है तो कंपनी आपको नई सीडी दे देगी। ठीक है, या कोई फाइल मिसिंग इंस्टॉल नहीं हो रही, आपकी डीवीडी रिप्लेस हो जाएगी, बस इतनी लायबिलिटी है।
उससे आपके कंप्यूटर को कोई जो नुकसान होगा वो एक्सक्लूडेड है। अब लिमिटेड लायबिलिटी में क्या आ जाती है, स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट्स एंड लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी। यहाँ जी लेटर आपका नहीं पहुंचता तो 100 रुपये पे करेंगे, अगर इंश्योर्ड है तो 10,000 पे करेंगे। ये हो गई लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी। एक्सक्लूजन में बिल्कुल नहीं थी, लिमिटेशन में आपने कुछ ना कुछ स्पेसिफिकली लिख दिया कि हम इतने पैसे देंगे। तो फर्दर रीडिंग इसने पीछे बता दिया, एक तो वो रीड की किताब कंप्यूटर लॉ की बहुत ज़बरदस्त है, और उससे ऊपर जो पियर्सन की किताब थी कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, ये दो बुक्स बहुत आला हैं जो कि आप ऑन जॉब भी इसे प्रोफेशनल, जब आप सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पे कॉरपोरेट सेक्टर में काम करें, ना कि फ्रीलांसिंग या जो कंपोनेंट डेवलपर सॉफ्टवेयर हैं स्मॉल स्केल जो मोस्टली आपको यहाँ पे नज़र आते हैं पाकिस्तान सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, वहाँ पे तो शायद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉयर्स को दे दी जाती है और वही हैंडल करते हैं। लेकिन जो कॉर्पोरेट सेक्शन फर्म्स होती हैं उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को भी कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है विद इन पाकिस्तान भी। तो वहाँ पे ये जो दो टेक्स्ट हैं आपकी रीड की, एक तो जो किताब थी कंप्यूटर लॉ की, और उससे पहले जो पियर्सन की बुक थी कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट्स, तो दीज आर वेरी यूजफुल बुक्स। तो मज़ीद अगर आपको फिर भी ये देखें, इसने फिर से वो रीड की किताब जो है वो लिखी हुई है, और भी कुछ बुक्स इसने बताई हुई हैं। बहरहाल इसमें जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई है वो रीड की बुक थी, और पियर्सन वाली कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट्स की जो बुक थी। अ, दो दीज बुक्स आर फिनोमिनल। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा ये जो कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट्स का जो टॉपिक था ये कंप्लीट हो जाता है, जो कि हमने 12th वीक में करना था। तो आप इसको पढ़िएगा किताब से, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। और इंशाल्लाह कल की जो हमारा इंटरेक्टिव सेशन है उसमें इस लेक्चर को सुनकर आइएगा। तो हम इंशाल्लाह कल इसमें क्वेश्चन आंसर भी आपके मैं ले लूँगा। तो यहाँ पे मैं इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूँ, ताकि इसको फिर मैं 1:15 से पहले पहले अपलोड करके लिंक आपके साथ शेयर कर दूँ। जज़ाकल्लाह।